हेलो स्टूडेंट्स। एनटीटी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हो आप सब? और मैं हूँ आपके साथ, आपकी स्टडी में हेल्प करने वाली आपकी सहभागिता। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी हर वीडियो में से कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्प ज़रूर हुई होगी। तो उसी उम्मीद से मैंने आज एक और वीडियो आपके लिए बनाया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए। और उम्मीद है कि आपको मेरे साथ, यदि आप लोग शुरू से लेके एंड तक ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं और इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत आसान से सवाल हैं। तो चलिए हम हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेरे पास, महिला से महिला या लड़की से लड़की कार्यनीति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो या फिर महिला से महिला या लड़की से लड़की कार्यनीति को आप अपने समुदाय में कैसे प्रयोग करेंगे, या फिर एक प्रभावशाली परामर्शदाता बनाने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि महिला से महिला या लड़की से लड़की कार्यनीति हमारे लिए कैसे ये लाहेवंद हो सकती है, कैसे हेल्प करती है, और महिला से महिला कैसे सीखने के लिए एक दूसरे की हेल्प हो सकती है, और लड़की से लड़की तक कैसे ये जो एजुकेशन में हेल्प है या एजुकेशन के कुशल हैं वो लड़की से लड़की कैसे पहुंचते हैं, और ये सब हमें यहाँ पे बताना है। तो इन तीन क्वेश्चंस में से आपके लिए आंसर एक ही रहेगा। इन सभी तीन क्वेश्चनों के लिए शॉर्टकट क्वेश्चन लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। आसान क्वेश्चन हैं और आपके लिए फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। तो हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं, महिला से महिला या लड़की से लड़की कार्यनीति कैसे होती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि महिला से महिला कैसे सीखती है और लड़की से लड़कियाँ कैसे सीखती हैं। तो ये कार्यनीतियाँ निम्न तर्कों पर आधारित हैं। तो ये कौन से निम्न तर्क हैं हमारे पास, कौन सी बातें हैं? तो पहला पॉइंट है हमारे पास, बच्चों में सही अभिवृत्तियाँ व मूल्य विकसित करने में मुख्य भूमिका महिलाओं और लड़कियों की होती है। और दूसरा पॉइंट है, लड़कियों तथा महिलाओं को समझाना आसान होता है क्योंकि परिवार व सहोदरों का कल्याण ही इनके लिए सर्वोच्च होता है। परिवार की देखभाल का पूरा भार महिलाओं और लड़कियों के कंधों पर होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि घर वालों से ना सीखकर लड़कियाँ या महिलाएं, बाहर वाली महिलाएं और लड़कियों से ज़्यादा सीख पाती हैं। तो उनके लिए लड़कियों की और महिलाओं की सहभागिता है। तो यहाँ पे हमें सबको पता है कि परिवार वाले सदस्यों से ना सीखकर बच्चे या महिलाएं हैं बाहर वालों से ज़्यादा सीखते हैं। तो इन्हीं से ये तात्पर्य है। तो हमारे पास यहाँ पे तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखा हुआ है लेकिन हमारा यहाँ पे तीसरा पॉइंट है क्योंकि दो के बाद तीन आता है। कुछ महिलाओं में नेतृत्व के गुण विकसित किए जा सकते हैं और फिर उनका प्रयोग अन्य महिलाओं और लड़कियों को भी प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ महिलाओं को एकत्रित करके उन्हें सीख देना और उन्हें आगे से उनसे कहना कि अपने अपने ग्रुप बना के ये आगे ये जो उन्हें बताया गया है आगे ये कौशल बांटें और महिलाओं और लड़कियों को सिखाएं। तो हमारा चौथा पॉइंट है यहाँ पे, पारंपरिक रूप से महिलाएं व लड़कियां अपेक्षाकृत ज़्यादा मित्रतापूर्ण व्यवहार दर्शाती हैं तथा इनमें पड़ोसियों, दोस्तों व रिश्तेदारों से सूचना का आदान प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार सूचना आसानी से फैल सकती है। तो जैसे महिलाएं आस पड़ोस में एकत्रित होकर के बैठती हैं, एक दूसरे से सीखती हैं या फिर एक दूसरे को कोई ना कोई कौशल बताती हैं, तो उनसे ये बातें ज़्यादा सीखती हैं। तो आगे पॉइंट है हमारा, उपयुक्त कार्यनीति की प्रक्रिया के निम्न चरण शामिल हैं। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, कौन सी बातें हैं? नेतृत्व के गुण रखने वाली महिलाओं लड़कियों का पता लगाना। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो लड़कियाँ इसके लिए ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ज़्यादा सीखी हुई हैं, तो उनका पता लगाना, उनका पता लगा के उनको एकत्रित करना ताकि उनके द्वारा और भी आगे लड़कियों या महिलाओं तक वो गुण पहुंचाए जाएं जो हमें यहाँ आगे एजुकेटेड उनको करना है। दूसरा पॉइंट है, दिए जाने वाले संदेश का निर्णय लेना और इन संदेशों को संप्रेषित करने के तरीके का चुनाव करना। तो तीसरा पॉइंट है, मौखिक रूप से महिला, व्यक्ति से व्यक्ति और लड़की से लड़की के द्वारा संदेश को अनेकों लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करना, जो कि तब होगा जब ये महिलाएं व लड़कियां उन लोगों के साथ जानकारी बांटें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है।
तो आगे है हमारा व्यक्तियों को परामर्श देना। तो व्यक्तियों को सलाह देना, परामर्श देना संचार का व्यक्ति प्रधान रूप है जिसके दौरान सूचना और अनुभवों का आदान प्रदान होता है, कौशलों को निखारा जाता है तथा लोगों में आत्मविश्वास जगाया जाता है। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया में दबाव नहीं डाला जाता है, वरना व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में सहभागी होकर सीखता है। पता लगाई गई समस्याओं का निपटारा किस प्रकार किया जाए, यह भी महिलाओं लड़कियों द्वारा पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट यदि आपको समझ में आते हैं तो अपने पास से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पहले जो हमें सिखाना है उनको लोगों में बांटना और लोगों के जो कौशल हैं अधूरे हैं उनमें निखार लाना और उनके जो कौशल हैं उनको प्रोत्साहित देना और आत्मविश्वास, उन्हें जो काम आपको करवाना है उनमें उसका उत्साह जगाना और जो इसकी प्रक्रिया है वो शुरू करना और सीखने के लिए इसकी प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और सहभागी प्राप्त करना, ज़्यादा एकत्रित करना लोगों को और उनका समस्याओं का पता लगा करके उनका निपटारा करना। तो चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एक कुशल परामर्शदाता के गुण क्या हैं। ये उसी 10 नंबर वाले क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स। एक पॉइंट है हमारा ये, एक कुशल परामर्शदाता के गुण। एक कुशल परामर्शदाता में इन गुणों का होना आवश्यक है। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जो एक कुशल परामर्शदाता है, जो एक सीखा हुआ व्यक्ति है, उनमें क्या गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, पहला पॉइंट है परामर्शदाता में अच्छे पारंपरिक संबंधों को विकसित करने का गुण होना आवश्यक है। दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, अपनी विचारधारा की अपेक्षा दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सहिष्णुता रखना। तो यहाँ पे दृष्टिकोण के प्रति सहभागिता रखना भी आप लिख सकते हो। तो दूसरा पॉइंट है दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने तथा नेतृत्व करने की योग्यता, अन्य व्यक्तियों की सहायता करना तथा सहयोग देना। तो यहाँ पे हमसे बताया गया है कि जो व्यक्ति या महिला आगे दूसरों को सिखाएगी तो उनमें क्या गुण होने चाहिए, उनके साथ ये बातें उनसे संबंधित ये बातें हैं। तो स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य, मुद्रभाषी, आकर्षक रूपरेखा, स्वच्छता, इसके अलावा उपबोध का ऐसा व्यवहार नहीं हो जो लोगों को पसंद नहीं आए। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, यदि आप लोग ये पॉइंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो चौथा पॉइंट है एक अच्छे परामर्शदाता में आत्मविश्वास, समय की समस्याओं के निराकरण हेतु विवेक युक्त दर्शन आदि होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये सवाल था, कितना बहुत आसान है, आपको याद हो गया होगा। तो महिला से महिला और लड़की से लड़की कैसे सीखती हैं ये हमने अभी क्वेश्चन देखा। तो दूसरा हमारा आगे वाला पॉइंट है समूहों के साथ कार्य करने के लिए कार्यनीतियों पर चर्चा कीजिए अथवा लोगों को शिक्षित करने में समूह का प्रयोग करने के क्या लाभ हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि लड़कियां अपने समूह बना के लड़कियों को सिखाएंगी और महिलाएं जो हैं वो अपने समूह बना के महिलाओं को सिखाएंगी और उन समूहों के साथ कैसे कार्य करना चाहिए या फिर कैसे कार्यनीतियाँ बनानी चाहिए उनके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। तो उसमें समूहों के बीच कार्य करने के क्या लाभ हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, प्रत्येक समूह का अपना व्यक्तित्व होता है और तथा कार्य करने के सामर्थ्य में भिन्नता होती है। समूह विशेष के साथ कार्य करते समय संचार विधियों का वही तरीका अपनाना चाहिए जो उस समूह के अनुकूल हो। तो समूहों को प्रभावित करने में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, समूह जो है जो लोग एकत्रित किए हैं हमने वो हमसे कैसे प्रभावित होंगे ये हमें बताना है। किसी भी समूह को संगठित करने के लिए हमें समूह की सामान्य रुचियों व ज़रूरतों यानी कि वे रुचियाँ व आवश्यकताएं जो समूह के अधिकांश लोगों को प्रभावित करती हैं उनकी ज़रूरतों का पता लगाना होगा ताकि हमारा संदेश लोगों तक अच्छी तरह पहुंच सके। हमें लोगों की रुचियों तथा ज़रूरतों के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करनी होगी। सीधे प्रश्न पूछने से व्यक्ति अक्सर असुविधा महसूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया है कि पहले हमको लोगों की रुचियाँ जो उन्हें समस्याएं हैं उनके बारे में पता लगाना होगा ताकि उनकी समस्याओं के बारे में ही हम उनके प्रति जो संदेश हैं वो पहुंचाएं तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो इधर उधर की बातें ना करके हम उनकी रुचियों के बारे में जानें, उनकी समस्याओं के बारे में जानें ताकि वही बातें हम करें जिनमें वो इंटरेस्ट दें।
तो एक कारक जो समूह में प्राय देखने में आता है वह है कि समूह में कभी कभी कोई व्यक्ति विशेष अन्य लोगों पर अपना रोब जमाना चाहता है। ऐसे में हमारी भूमिका एक ऐसे व्यक्ति की हो जाती है जो लोगों को एक साथ लाए, लोगों को यह एहसास दिलाए कि गंभीर लोग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और सभी का मत उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये मेन सिंपल सा पॉइंट आपको याद हो गया होगा स्टूडेंट्स। आगे है हमारा पैराग्राफ। समूहों के साथ काम करते समय प्राय यह देखने को मिलता है कि समूह के सदस्यों में आपस में असहमति व विचारों में मतभेद भी हो सकता है। ऐसे में हमारी भूमिका लोगों को शांत करने, चुप रहने वाले सदस्यों को अपने विचारों का आदान प्रदान करने और सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करने वाले मध्यस्थ की हो सकती है। बहुत ही मेन पॉइंट्स और सिंपल सवाल हैं स्टूडेंट्स। लोगों को समूह में एकत्रित करके शिक्षा देने के कई फायदे होते हैं। प्रथम, समूह के सदस्य किसी नए विचार को ग्रहण करने के लिए एक दूसरे को समर्थन तथा प्रोत्साहन देते हैं। दूसरा, समूह के साथ कार्य करने से अनुभवों व कौशलों का आदान प्रदान होता है और इस प्रकार लोग एक दूसरे से सीखते हैं। देखिए हमारे साथ अक्सर होने वाली बातें हैं। इस प्रकार विभिन्न संसाधनों जैसे धन, सामग्रियों व जनशक्ति के समूहीकरण में भी मदद मिलती है। तो समूह में समानुभूति तथा दोस्ती की जो भावना पैदा होती है, इससे अब व्यक्तिगत समस्याओं या किसी परिवार विशेष की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है और इस प्रकार मेल जोल का वातावरण उत्पन्न होता है। तो बहुत सिंपल पॉइंट है स्टूडेंट्स। कैसे एक ग्रुप में जो वयस्क हैं कैसे सीखते हैं, महिलाएं कैसे सीखते हैं और लड़कियां कैसे सीखती हैं, तो ये आम होने वाली बातें हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, मॉडल कैसे बनाए जाते हैं, इसके प्रकारों तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मॉडल कैसे बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स? देखिए कितनी मेहनत लगती है ये जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने और समझाने में स्टूडेंट्स। तो बहुत कम कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो जो मेरे पास व्यूज़ आते हैं काफ़ी गिनती में मुझे देखते हैं और सुनते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो कमेंट में नहीं बताते हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए स्टूडेंट्स। आपको हेल्प मिलती है तो वैसा कमेंट कीजिए, नहीं मिलती है तो भी वैसा कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके लिए मेरा वीडियो कितना हेल्पफुल है स्टूडेंट्स। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं और एक दूसरे की हेल्प से ही हम सब अपना जो मकसद है वो पूरा करते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरा ये कुछ भी इसमें मकसद नहीं है वीडियो बनाने का, सिर्फ आपकी हेल्प करने का है। तो यदि आप लोग कमेंट और लाइक करेंगे तो इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मॉडल कैसे बनाए जाते हैं, इसके प्रकारों तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मॉडल कैसे बनाएं स्टूडेंट्स, मॉडलों के बारे में हमें बताया गया है। पहला पॉइंट है, मॉडल वास्तविक वस्तुओं का प्रतिरूप या वस्तुओं की नकल या अनुपातिक नमूने होते हैं। मॉडल क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें पता है कि यदि हमें किसी भी चीज़ का मॉडल बनाना है तो उनका प्रत्यक्ष रूप ही हमें बनाना होता है, वो मॉडल्स होते हैं। और ये जो मॉडल्स हैं ये चार्ट से बिल्कुल भिन्न होते हैं और मॉडल अपनी जगह होते हैं और चार्ट अपनी जगह होते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर समझिए कि मॉडल क्या होते हैं। मॉडल वास्तविक वस्तुओं का प्रतिरूप या वस्तुओं की नकल या अनुपातिक नमूने होते हैं। इसकी त्रिआयामी विम्यादृश्य भी कहा जाता है। ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, यह किस वस्तु का निरूपण मॉडल करते हैं? यह उस वास्तविक वस्तु से छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यदि 20 सेंटीमीटर का मॉडल है तो उतना ही बनाना है। आप लोग इस पे यहाँ पे छोटा 10 सेंटीमीटर का मॉडल भी बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, मॉडल खाद्य पदार्थों, मिट्टी, धातु या कार्डबोर्ड से बनाए जा सकते हैं। हमेशा स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करना बेहतर रहता है। इनमें रंगों का प्रयोग कर उन्हें प्रभावी बनाया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ मॉडल के प्रकार हैं स्टूडेंट्स। मॉडल के प्रकार कितने होते हैं देख लेते हैं और कैसे होते हैं। मॉडल कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। स्केल मॉडल पहला पॉइंट है हमारा, स्केल मॉडल होते हैं। यह वास्तविक वस्तु के बाहरी स्वरूप
के आकार को निरूपित करते हैं और अनुपात में वास्तविक वस्तु से छोटे या बड़े बनाए जा सकते हैं, जैसे ताजमहल, कीड़े मकोड़े, हृदय का मॉडल इत्यादि। तो यहाँ पे हमें ताजमहल, कीड़े मकोड़े, हृदय बताया गया है। तो यहाँ पे जो आपको मॉडल सही लगता है आप लोग वो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मॉडल ज़रूर हो, या फिर आपने पहले बनाए हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अनुप्रस्थाकार मॉडल। जो अनुप्रस्थाकार मॉडल हैं यह वास्तविक वस्तु किसी हिस्से की आंतरिक संरचना को दिखाता है, जैसे हृदय की या आँख की संरचना इत्यादि। तो अनुप्रस्थाकार मॉडल जो हैं हमें यहाँ पे जो यदि हमने आँख का चित्र बना दिया तो उनके बारे में हमें पता लगाता है। यदि कान का चित्र बनाएंगे तो उसके बारे में हमें पता चलेगा कि क्या पर्दा कहाँ होता है और कैसे हमें सुनाई देता है। और यदि आँख का पता लगेगा तो उसकी पुतली या उसके लेंस के बारे में, यहाँ पे उसके रेटिना के बारे में हमें यहाँ पर पूरा मॉडल के आधार से पता चलेगा। तो तीसरा पॉइंट है कार्य रूप मॉडल क्या है। यह वास्तविक वस्तुओं से कार्य करने की प्रणाली का प्रदर्शन करता है, जैसे टेलीविज़न, टेलीफोन इत्यादि। कार्य रूप मॉडल जो कार्य करते हैं। तो चलिए चौथा पॉइंट है सरल रूप मॉडल। यह वास्तविक वस्तु के असली रूप को उचित अनुपात व सूक्ष्म व सही विवरण में ना दिखाए हुए उसके सरल रूप को दिखाता है। इन्हें मिट्टी या कार्डबोर्ड आदि से बनाया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए बच्चों का किचन सेट। तो बच्चों के किचन सेट जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और जैसे किसी क्ले से उनके लिए मॉडल बनाते हैं। ये सरल रूप मॉडल है स्टूडेंट। सरल रूप का अर्थ है बहुत ही आसानी से मॉडल्स को तैयार करना। तो क्ले से, मिट्टी से या आटे से जो मॉडल्स तैयार होते हैं वो भी हम बड़ी आसानी से बना लेते हैं। तो मॉडल के उद्देश्य क्या हैं स्टूडेंट्स? मॉडल बनाने के उद्देश्य क्या हैं? तो ये पहले मैं आपसे बता दूं कि आपको ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कैसे मॉडल हैं, मॉडल कैसे बनाते हैं, या मॉडल के उद्देश्य क्या हैं स्टूडेंट्स, ये इन्हीं में से आपको 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी इन्हीं में से लिखना है। तो मॉडल के उद्देश्य क्या हैं? पहला पॉइंट है बहुत छोटी या बहुत बड़े माप की वास्तविक वस्तुओं को दर्शाने के लिए। दूसरा है अतीत और भविष्य को दर्शाने के लिए। और तीसरा है यहाँ पे भौतिक रूप से अपर्याप्त वस्तुओं जैसे अन्य प्रदेशों व देशों की कुछ खाद्य वस्तुएं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, उनके बारे में पता चलता है। चौथा पॉइंट है किसी विशेष विचित्र वास्तविकता जैसे मनुष्य के हृदय, आँख की कार्य प्रणाली दर्शाने के लिए। और पांचवा है अमूर्त संकल्पनाएं जैसे गाँव का विकास दर्शाने के लिए। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो गाँव के बारे में हमें नहीं पता चलती हैं। तो छठा पॉइंट है प्रक्रिया जैसे भोजन बनाने की प्रक्रिया दर्शाने के लिए। अन्य संचार सामग्रियों की भांति मॉडलों के भी लाभ व सीमाएँ हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो चलिए ये मॉडल थे हमारे। तो आगे है स्टूडेंट्स हमारा मेन पॉइंट्स, मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे के जन्म से ही उनसे बातचीत करना क्यों महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। बच्चे के जन्म से ही हम उसे लाड प्यार करते हैं और उनसे बातें करते हैं। उनका जो उनकी जो स्मरण नीति है उसका विकास करने के लिए तो वो कितना महत्वपूर्ण है और क्यों करनी चाहिए हमें बच्चों के जन्म से ही उनके साथ बातें। तो इनके बारे में देख लेते हैं। बच्चों के जन्म के समय से ही उनसे बोलना तथा उनके प्रश्नों का उत्तर देना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बच्चा समुद्र भाषाई परिवेश में मन पता है और उसकी भाषा का विकास बेहतर होता है। शैशवावस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे को जितनी अच्छी बातचीत का परिवेश मिलेगा उसका भाषाई विकास उतना ही अच्छा होगा। तो कितना सिंपल पॉइंट है, जितना हम बच्चों के साथ बातें करेंगे बच्चे सीखते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ खेलेंगे और बच्चे वही सीखते हैं। तो उनके साथ घुल मिल कर उनके साथ बातें करनी ही चाहिए यदि आप लोग बच्चे का विकास करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है यद्यपि बच्चा 10-12 माह के बीच ही बोलना शुरू करता है किंतु उससे काफ़ी पहले वह भाषा समझने लगता है यदि पालनकर्ता उससे नियमित रूप से बातचीत करते रहे। तो ये वही पॉइंट हमारे पास सामने आ गया स्टूडेंट्स। तो अगला पॉइंट है यद्यपि शिशु बोलता नहीं है पर लोगों की बातचीत सुनकर वह भाषा के नियम अर्जित करने लगता है। वह यह सीखने लगता है कि विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आवाज़ में उतार चढ़ाव कैसे लाना है, चेहरे पर किस प्रकार हाव भाव लाने हैं तथा शरीर को कैसे हिलाना डुलाना है तथा वाक्य निर्माण के
क्या नियम है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पॉइंट है। आगे पॉइंट देख लेते हैं। बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देने से उनकी जिज्ञासा शांत होने के साथ साथ उन्हें जानकारी भी मिलती है और यहाँ पे उनकी इच्छाओं के बारे में हमें पता चलता है और कौन सी चीज़ में कौन सी जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, उनके बारे में वो बच्चे जानते हैं। आगे हैं शिशु से बातचीत करें। अपने दैनिक कार्य करते समय हम शिशु से बातचीत कर सकते हैं, इसके लिए अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं होती। भाषाई विकास को बढ़ावा देने और संकल्पनाओं को विकसित करने के लिए बच्चे से बातचीत करना महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे माताएं जो हैं अपने काम काज के साथ साथ बच्चों के साथ बातें करती हैं, उनसे लाड प्यार भी करती हैं और यदि वो कुछ बना रही हैं तो पहले से ही उनको खाने से के लिए देती हैं, उसके बारे में भी बातचीत करती हैं, तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ अन्य लोग बैठे हों, शिशु को भी वहीं रखें। यद्यपि बच्चा उनसे बात नहीं करता है परंतु उनकी बात सुन सकता है, तो उनके जो फीलिंग्स हैं उनके बच्चे के बीच आती हैं और वो सीखता है कि कौन क्या बातें कर रहा है उसके एक्सप्रेशन क्या हैं। तो अगला पॉइंट है बच्चे के हाव भावों, संकेतों, गति तथा प्रश्नों पर अनुक्रिया दिखाएं। और अगला है नाना प्रकार के विषयों पर बच्चे से बातचीत करें। तो अगला पॉइंट है बच्चे के साथ आसपास की वस्तुओं बच्चे के समय अपने बारे में तथा अन्य लोगों के बारे में बात करें, उसे गीत व कहानियाँ सुनाएं। तो कितने सिंपल पॉइंट हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले हैं और ये सभी पॉइंट्स आप लोग यदि आप लोग इनके बारे में जानकारी रखते हैं तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बच्चे के साथ बातचीत करना सीख लिया है हमने, उसका विकास कैसे होता है वो भी देख लिया है और बातचीत करना क्यों ज़रूरी है जान लिया है। तो अगला हमारा प्रश्न है, संदेश देने के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए, अच्छे संदेश की विशेषताएं बताइए। संदेश देना, जब हम स्कूल की माध्यम से लोगों को संदेश देने हैं और उसकी व्याख्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, और इसके क्या लाभ हैं संदेश देने के, वो सब हम इस प्रश्न में पढ़ेंगे। तो हमारा उत्तर है संदेश संप्रेषित करने में चरण। तो पहला चरण है, जिस संदेश को संप्रेषित करना चाहती हो उस संदेश का चुनाव करें। लोगों के साथ हुई हमारी चर्चा और अपने अवलोकनों के आधार पर हम संदेश चुन सकते हैं। समुदाय के किसी व्यक्ति का प्रश्न या समस्या भी हमारे संदेश का आधार हो सकती है। तो स्टूडेंट देखिए, स्कूलों में आम देखा गया है कि यदि हमें अपने स्कूल की ग्रोथ बढ़ानी है, बच्चों की गिनती बढ़ानी है, तो भी हम लोग क्या करते हैं, एक रैली निकालते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, अपने स्कूल के फ़ायदे बताते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में ये सभी बातें हैं हमारे पास। तो वैसे ही कार्य हैं जो जैसे हम स्कूल के लिए लोगों को देते हैं, तो वैसे यदि आपका कोई मुद्दा है तो आप लोग भी जो एकत्रित होकर लोगों को संदेश बांटने जाते हैं। तो दूसरा चरण है हमारा, संचार का कौन सा तरीका श्रोताओं के साथ प्रभावी सिद्ध होगा उसका निर्णय लें। पहले आपको पता चलना चाहिए कि आपको कौन सा संदेश देना है, लोगों को कौन से संदेश के बारे में नहीं पता है और कौन से संदेश से लोग प्रभावित हो सकते हैं, वो पहले आपको पता होना चाहिए। तो तीसरा हमारा चरण है स्टूडेंट्स, संदेश की विषय वस्तु निर्धारित करें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कम समय में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। सूचना में हम पहले क्या कहना चाहते हैं उस प्राथमिकता को निश्चित कर लें। यदि हम कई स्तरों की योजना बना रहे हैं तब प्रत्येक स्तर की विषय वस्तु निश्चित कर लें। तो चौथा चरण है हमारा, स्तर में श्रोताओं को शामिल करने का पूरा प्रयास करें। श्रोताओं मतलब जो आपके जो देखने वाले ऑडियंस हैं उनके बारे में कहा गया है। तो उनके विचारों को जानने हेतु हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्राय प्रेषक किसी विशेष प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं परंतु श्रोताओं के विचार जानने हेतु यहाँ पे दोबारा उन्हीं से वही प्रश्न कर लेते हैं। प्रेषक ने श्रोताओं के सामने अपने को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास नहीं किया। मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें बहुत कुछ मुझसे सीखना है कि प्रवृत्ति लोगों को हमसे दूर कर देती है। तो हमें यहाँ पे लोगों को ये नहीं बताना है कि हम तो भाई बहुत कुछ हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ पता ही हमें है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं हमें लोगों के सामने लाने हैं। तो अपने आप को नीचा रख के ही हम लोगों को सिखा सकते हैं और लोग यदि हम नीचे हैं तभी लोग हमसे प्रभावित होंगे। तो यहाँ पे यही हमें बताया गया है, तुम्हें बहुत कुछ हमसे सीखना है कि प्रवृत्ति लोगों को हमसे दूर कर देती है
और इससे श्रोता हमारी बात सुनकर तो लेंगे, परंतु उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। तो पांचवा पॉइंट है, एक विशेष स्तर से अगले स्तरों के लिए विचार उभर कर सामने आते हैं और इस प्रकार संबंधित संदेश पुष्ट होते हैं। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में ये देखिए, आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में जैसे संदेश संप्रेषित करें और संदेश संप्रेषित करने के चरण भी पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सिर्फ चरण भी आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में लिखने पड़ सकते हैं। तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है। पांचवा पॉइंट है, एक विशेष स्तर से अगले स्तरों के लिए विचार उभर कर सामने आ सकते हैं, इस प्रकार संबंधित संदेश पुष्ट हो सकते हैं। तो अगला है, अच्छे संदेश की विशेषताएं क्या होती हैं यदि हम अच्छा संदेश लेकर लोगों के सामने जाएंगे। तो पहला पॉइंट है, संदेश लक्षित समूह के संगत होना चाहिए। हम समुदाय के लोगों से बात कर उनकी समस्याओं का पता कर सकते हैं और उस आधार पर संदेश निर्मित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, संदेश में प्रयुक्त होने वाले शब्द यहाँ तक संभव हो सरल व स्पष्ट होने चाहिए। और अगला पॉइंट है, संदेश संक्षिप्त होना चाहिए, यदि यह जटिल है तो इसे सरल वाक्यों में कहें। तो यदि ये मुश्किलें आती हैं इस संदेश में, तो इसको पहले आप सीखें कि आसानी से आप लोग कैसे इस संदेश को लोगों के सामने ला सकते हो। तो स्थानीय भाषा का प्रयोग करें ताकि लोग हमारी बात समझ सकें। तो यदि लोग पंजाबी पढ़ते हैं, जानते हैं, तो पंजाबी बोलें, हिंदी जानते हैं तो हिंदी बोलें, और यदि लोग पंजाबी हिंदी जानते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए ताकि लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आए। तो अगला पॉइंट है, संदेश को कार्यान्मुखी होना चाहिए और इसका तात्पर्य यह है कि संदेश लोगों से किसी प्रचलन को अपनाने या उसे छोड़ने को कहे, अर्थात संदेश स्पष्ट रूप से लोगों को कोई कार्यवाही करने को कहे। यह बात समझने के लिए निम्न 2 संदेश पढ़ें। तो इन बातों को पता लगाने के लिए यहाँ पे हमें बताया गया है, शाला पूर्व शिक्षा द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास हेतु अपने बच्चे का शाला पूर्व केंद्र में नाम दर्ज कराएं। तो यही बात हमारे जो स्कूल के लिए रिलेटेड थी वो ही सामने आ गई है। तो कुछ लोग इलेक्शंस के लिए भी लोगों के प्रति संदेश लेकर के जाते हैं, तो संदेश पहुंचाते हैं। कुछ लोग संचार साधनों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे वे हैं जो लोगों के सामने संदेश पहुंचाने के लिए हमको लेके जाते हैं। हम लोग इनके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और कैसे हाव भाव होने चाहिए आपके, इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारे पास यहाँ तक ही है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर से निवेदन करती हूँ कि सभी पढ़े लिखे टीचर्स हैं आप लोग, और आप लोग एनटीटी की डिग्री कर रहे हो, टीचर बनोगे स्टूडेंट्स, तो आपकी जो सूझबूझ है काफ़ी अच्छी है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स। जितने स्टूडेंट्स मेरे चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, सभी लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें स्टूडेंट्स। तो चलिए, एक आशा के साथ एक नया वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपके साथ नए वीडियो में। तो मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू।